નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં અગાઉના 7 ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કરેલો. તો તેના પછીનું આગળનું જે ચેપ્ટર 8મું ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે રાત, તેના વિશે સમજૂતી મેળવશું. તેના જો કવિનું નામ છે મોહન રાકેશ. तो सबसे पहले हम आज मोहन राकेश के बारे में माहितगार होंगे, जिन्होंने यह यात्रा वर्णन इस पाठ में किया है. तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं. नाम मोहन राकेश. जन्म 8 फरवरी 1925 और निधन 3 जनवरी 1972 ईस्वी सन में. जन्म स्थान जालंधर पंजाब में. शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया. असली नाम मदन मोहन मुगलानी था. मोहन राकेश हिंदी भाषा के सफल कहानीकार या नाट्यकार था. प्रसिद्ध रचनाएं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे,
तथा लहरों के राजहंस आदि अनेक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी और उन्होंने अनेक नाटक भी लिखे हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य के जो कवि है मोहन राकेश, तो उन्होंने यहाँ पे गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, इस पाठ में लेखक ने कश्मीर में सुंदर प्राकृतिक जो स्थान है गुलमर्ग, उसी की बात इस पाठ में बताई गई है। सबसे पहले हम कवि परिचय की बात करेंगे तो लेखक का नाम है मोहन राकेश। जन्म 8 फरवरी 1925 और निधन 3 जनवरी 1972 ईस्वी सन में। जन्म स्थान पंजाब के जालंधर गांव में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। शिक्षा उन्होंने जो अभ्यास किया था उसी की बात पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने एमए यानी कि मास्टर ऑफ डिग्री प्राप्त की थी। असली नाम मोहन राकेश का असली नाम मदन मोहन मुगलानी था। मोहन राकेश हिंदी भाषा के सफल कहानीकार या नाट्यकार माना जाता था। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उसमें आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस आदि अनेक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी और उन्हें अनेक नाटक भी लिखा है। मोहन राकेश जी ने हिंदी साहित्य में अनेक नाटक लिखा है जिसमें आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस वो उनके प्रसिद्ध नाटक है। यहाँ पे गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर रमणीय प्राकृतिक स्थान है। लेखक ने इस पाठ में कश्मीर में जब यात्रा या प्रवास के लिए गया था तब उन्होंने यात्रा के दरमियान जो अनुभव हुआ उसी की बात मोहन राकेश जी ने इस पाठ में बताई गई है। कश्मीर में हम देखते हैं तो जो देखने लायक स्थल है उसमें लेह लद्दाख, श्रीनगर, गुलमर्ग, अमरनाथ, मनाली आदि अनेक प्राकृतिक स्थान देखने लायक है। तो यहाँ पे हमारे जो लेखक है मोहन राकेश, उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा की थी और यात्रा के दौरान उसी को जो अनुभव हुआ था यह अनुभव उसने इस पाठ में बताया गया है। सबसे पहले तो लेखक पहली मुलाकात गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा। बस वहाँ था एक सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के झुरमुट। पहली मुलाकात लेखक को गुलमर्ग में होते ही उन्होंने उस स्थान पर कुछ नवीन नहीं लगा। तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो खुला सपाट मैदान है, घने वृक्षों के झुरमुट है आदि, कोई देखने लायक तो है नहीं। तो जब 1 महीनों वहाँ रहने के बाद उन्होंने लगा कि वहाँ गुलमर्ग के साथ उनकी आत्मीयता हो गई है। उसे लगने लगा जैसे वह भी एक खुला सपाट मैदान का एक भाग है, एक हिस्सा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में ही समाये हुए प्रतीत हुए। लेखक कहता है कि गुलमर्ग के रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेते हैं तो
उनसे अपने से बिछुड़ने जैसा अनुभव प्राप्त होता है। गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा का वर्णन उन्होंने इस यात्रा वर्णन में किया है। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है, नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर ही हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष के कारण आकाश भी भरा भरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखने को मिलते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है, इसीलिए लोग हरी भरी घास पर बैठते हैं और बगीचे में आनंद लेते हैं। और सैलानी यानी कि प्रवासी जो लोग गुलमर्ग में आते हैं वो लोग घुड़सवारी यानी कि घोड़े सवारी का आनंद भी लेते हैं। और घास पर बैठे बैठे तरह तरह के वस्त्र पहने हुए लोग सभी अच्छे लगते हैं। हरियाली के कुआं से ढकने लगती है। कुआं से यानी कि फुआरा, जो कश्मीर में जो गुलमर्ग में जो हरियाली है वो हरियाली के कुआं से ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है और घुंघ में पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। दिन में सूर्योदय होने पर, सूरज निकले पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों में रेवड़ों की पगडंडियां भर जाती है और रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। पूरे दिन में गुलमर्ग वाचाली दिखाई देते हैं, यानी कि शोर बकोर जैसे अनुभव होता है। लेकिन लेखक ने बताया कि ये गुलमर्ग रहते हुए मुझे अपने का एक हिस्सा हो ऐसा अनुभव उसने लगा। तो आज हम इस बात की विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। लेखक जब पहली बार गुलमर्ग जाते हैं तो उन्होंने यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपना सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। तो सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत करते हैं, तो हम समझौती देंगे और उसके साथ जो अपरिचित शब्द आएगा वो भी आपको अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखते जाना है। अपरिचित शब्दों। कुछ जगह होती है जिन्हें आप एक बार देखते हैं तो चौंक उठते हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेखक मोहन राकेश बता रहे हैं कि कितनी जगह ऐसी होती है जिसे हम देखकर चौंक उठते हैं, यानी कि उसके मन में कोई भाव होता है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उस जगह की उदासीनता आ जाती है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। आप कितनी बार गुलमर्ग देखने जाओ, हर बार नया नया प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। मोहन राकेश जी बता रहे हैं अपने यात्रा वर्णन में कि मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे कुछ असाधारण नहीं लगा। देखने लायक कोई बात मुझे दिखाई नहीं दी। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस मैंने पहली बार गुलमर्ग में देखा तो एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के
घने झुरमुट, झुरमुट यानी कि पेड़ पौधों का समूह। पेड़ पौधों का समूह। बस तब से मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। पहली बार लेकर गुलमर्ग में गया तो उसने लगा कि एक खुला सपाट मैदान, घने वृक्षों का झुरमुट झुरमुट, बस सारा गुलमर्ग में एक घंटे में तो देखकर वापस आ गया था। मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। जब लेखक एक महीनों भर गुलमर्ग में रहा तभी उसने लगा कि गुलमर्ग तो एक महीनों नहीं, एक साल भी हम देखा नहीं जा सकता, लेकिन पूरा देखा नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगते हैं। लेखक ने अपनी आत्मीयतापन यानी कि अपनापन, लेखक जब पहली बार गुलमर्ग गया तो उन्होंने लगा कि गुलमर्ग में रहकर व्यक्ति की आत्मीयता लेकिन अपनापन धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि आप भी इस मैदान का एक भाग है। वह अपने को उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगते हैं। कांपती तितलियां, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह उस गुलमर्ग की जो सपाट मैदान में कांपती तितलियां, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ों, यानी कि गुलमर्ग में बर्फ ही ज्यादा पड़ता है तो बर्फ पहाड़ों पर, तो पहाड़ों की चमक और तेजी से बढ़ती है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। लेखक जहाँ ठहरे थे उसी का विस्तार भी बहुत ही अच्छा था, वो विस्तार भी अपने में समाया हुआ लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सूर्य का उदय होता है तभी का वातावरण और जब भी सूर्य का अस्त होता है तभी का वातावरण, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, सभी जगह पे कोहरा यानी कि फुहारा। जो बगीचा, गुजराती में जो बगीचाમાં जो फुहारा જોવા મળે છે તેને यहाँ कोहरा, वो इतने अधिक पीली धूप और सब कुछ सांझ को समय में बहुत ही दिखाई देता है। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। लेखक बता रहे हैं कि जब गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति गुलमर्ग से विदा लेते हैं तो उसे अपने से कि आपसे बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। तो यहाँ पर जब लेखक पाठ का चाह रहे पहली मुलाकात, लेखक मोहन राकेशी जब गुलमर्ग में जाने पर लेखक को वहां कुछ भी आकर्षक नहीं लगा। वहां था खुला एक सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के झुरमुट आदि, उन्होंने कुछ भी असाधारण नहीं लगा। जब पहली मुलाकात में वो गुलमर्ग में गया तो उसे कुछ असाधारण नहीं लगा। आगे की बात महीनों वहां रहने के बाद
सब लेखक गुलमर्ग में एक महीने वहां रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता हो गई, यानी कि अपनापन हो गया। जैसे अपना ही हो ऐसा ही उसे लगने लगा। जैसे वह भी वहां के सपाट मैदान का एक खुला भाग है, एक हिस्सा है। वहां के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत हुए। लेखक कहता है कि गुलमर्ग में रहने के बाद सब व्यक्ति वहां से विदा लेते हैं तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। आगे की बात, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। मोहन राकेश जी दिखा रहे हैं कि गुलमर्ग में हर दिन नया सपना बनकर उगते हैं, नए सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में जहाँ भी देखो सभी जगह पर हरियाली हरियाली, लाल लाल छतों के ऊपर और आकाश में सभी जगह हमें हरियाली हरियाली ही नजर आती है। गुलमर्ग में हर दिन सपने नए फूल बनकर उगते हैं। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कौपले फूट आती है। लेखक ने बताया कि वातावरण में नई नई चमक हर दिन आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, ऐसा वातावरण बन जाता है और फूलों हर दिन नए नए रंग में भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कौपले फूट आती है, हर क्षण एक नया अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पटुके के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। लोग बगीचे में आराम से बाहें फैलाए, यानी कि पोर्टिको शब्द है, यानी कि बरामदे, बरामदे में लोग अपनी बाहें चढ़ाए आराम से बैठते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। गुलमर्ग के बगीचे में हम आराम से बैठते हैं तो आगे हम देखते हैं तो दूर दूर सैलानी यानी कि प्रवासी की पंक्तियां यानी कि लाइन घोड़े दौड़ाती नजर आती है। जो गुलमर्ग देखने के लिए जो व्यक्ति आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वो दूर दूर तक घुड़सवारी यानी कि घोड़े सवारी की मजा लेते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियालों के पट पर जहां तहां छिटके हैं और ये गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य ही ऐसा है कि रंगों से भरा हुआ जहां तहां छिटके है। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। सहसा यानी कि अचानक, एकाएक। अचानक नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुआसे फूल में बदल जाता है। हर जगह पर जहां आप नजर डालते हैं सभी जगह पर हरियाली हरियाली नजर आती है। कुआसे यानी कि कोहरा। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध धुंध ही है। मैदान गुलमर्ग का जो सपाट मैदान है वो सुरमई यानी कि सुहावने, सुंदर, सुरमई यानी कि सुंदर, सुहावनी, आभा यानी कि चमक। पूरे गुलमर्ग का मैदान एक सुंदर चमक से अपनी ओढ़नी ओढ़ लेता है।
अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। लेखक बता रहे हैं कि गुलमर्ग में हम गए थे, तो अब हम शाम को जो हमें देखा है कि चारों तरफ धुंध ही धुंध, यानी कि हवा में उड़ती धूल, धुंध ही धुंध। हवा में उड़ती धूल। चारों दिशाओं में धुंध ही धुंध दिखाई देता है, यानी कि हवा में उड़ती धूल। और बेबस होकर फैली पगडंडियों, पगडंडी यानी कि टेढ़ी, बेबस यानी कि लाचार, लाचार होकर ये पगडंडियों चारों तरफ फैली हुई है। और पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल, विस्तृत और निढाल। तो गुलमर्ग की जो गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है, नीचे हरी घास है, लाल लाल सतहों के ऊपर भी हरियाली है, और नीचे ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग फूल देखने ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं और सैलानियां यानी कि प्रवासी घुड़सवारी का आनंद भी लेते हैं। लेखक ने हमें आगे गुलमर्ग की शाम की बात बताई। तो गुलमर्ग की शाम कैसी थी? शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी यानी कि बर्फ ज्यादा पड़ता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। जब बर्फबारी शुरू होती है तो गुलमर्ग के जो सपाट मैदान पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुआं से ढकने लगती है और मैदान में अंधेरा छाने लगता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देता है और धुंध के वजह से पगडंडियां पतली पतली बाहों जैसी दिखाई दे रही है। तो लेखक ने हमें गुलमर्ग की शाम का जो वर्णन किया उसी की बात बताई थी। आगे सूरज चमकेगा यानी कि सूर्योदय होने पर की बात बताई है। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। हर दिन नया सपना लेकर गुलमर्ग का जो मैदान है, सपाट मैदान, नए सपने लेकर आते हैं। बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निढाल फिरेंगे। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ यानी कि झुंड, भेड़ों बकरियों का जो झुंड है, रेवड़ यानी कि झुंड, भेड़ बकरियों का जो झुंड है वो ये पगडंडी पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी थी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। पूरे गुलमर्ग में रात के समय जो खामोशी थी वो दिन में पूरी तरह वाचाल हो जाती थी। वाचाल यानी कि बातूनी। पूरे दिन गुलमर्ग में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और जब रात पड़ती है तो रात में पूरा दिन वाचाल हो जाते हैं। तो दिन में सूर्योदय होने पर लेखक ने जब सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं और भेड़ और बकरियों का जो झुंड है वो पर पगडंडियों पर नजर आता है। रात की खामोशी चहल पहल में ही बदल जाती है। तो आज हम इस चैप्टर में जो आगे का जो टॉपिक है ये अगले नए लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आज हमने जो ब्लैक बोर्ड पर जो अपरिचित शब्द लिखा है वो आपकी नोटबुक में लिख लेना।
अस्तु। जय हिंद।